ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है चैप्टर, और क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है चैप्टर, उसको समझते हैं। सेक्शन 9 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट सप्लाई ट्रांजेक्शन है, या अगर कोई ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजेक्शन है, ये पता चलने के बाद हमें मालूम होता है कि क्या जीएसटी लेवी करना है। एंड यू ऑल अवेयर अबाउट दैट, इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में वी विल चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई के टाइम पे वी विल चार्ज आईजीएसटी। मैंने इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई का मीनिंग कभी समझाया नहीं, मैं बस इतना ही बोला कि इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब आउटसाइड द स्टेट, बिटवीन द स्टेट्स। बट ऐसा जीएसटी लॉ में नहीं लिखा। शॉर्ट दिस है, इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है, क्या बोला, सेम स्टेट में है, then such supply transaction is called as intra-state supply and CGST and SGST will be attracted. Same way, interstate supply किसको बोलो, बोलता है interstate supply मतलब location of supplier and place of supply is in the different state. तो ऐसे ट्रांजेक्शन को क्या बोलो, interstate supply, and no doubt क्या चार्ज कर लो, IGST at full rate। यहाँ तक क्लियर। इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट के टाइम पे नॉर्मली तुमने ऐसा अंडरस्टैंड किया रहेगा कि सप्लायर का लोकेशन एंड रिसिपिएंट का लोकेशन, बिना समझाए ऐसा लगता है कि बेचने वाला कहाँ है और खरीदने वाला कहाँ है। बट मैं बोलूं लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड टू डिसाइड वेदर सप्लाई इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। सो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट की जगह पे क्या कंसीडर करना होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। बट तुम्हें बताता हूं अभी प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे, लोकेशन ऑफ सप्लाई तो मालूम हो जाएगा, सप्लायर का शॉप कहाँ पे, सप्लायर कहाँ पे रजिस्टर्ड किया अपने आप को, वो हो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लाई, दैट इज सिंपल। बट हाउ टू फाइंड आउट प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके लिए पूरा चैप्टर है, 20 से 25 केसेस है जो देख लेंगे एंड उससे अपन प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने को सीखेंगे। बट वंस अगेन, वाई प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है CS वाला ट्रांजेक्शन है कि आई वाला ट्रांजेक्शन। या तक क्लियर? ओके। अब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट 90% ऐसा जो पढ़ेंगे ना उसमें तुमको ये ऑब्जर्व होगा कि ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई के नाम पे, प्लेस ऑफ सप्लाई जो हमें निकालना है, पता करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई जनरली रिसिपिएंट लोकेशन ही होता है। क्या बोला, प्लेस ऑफ सप्लाई जनरली रिसिपिएंट लोकेशन ही तुमको दिखेगा कि यही होता है। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस, देयर आर सम केसेस, देयर आर सम ट्रांजेक्शन की नहीं, उसमें रिसिपिएंट लोकेशन छोड़ के कोई और ही चीज प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। सो आज अपना काम यही है कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई ठीक से डिटरमाइन करने को आना चाहिए। दे आर एक्सप्लेनिंग सो मेनी केसेस, क्वेश्चन बन के आएगा उन्हीं केसेस में से, कुछ नया बनाएंगे नहीं। एंड इन केस कुछ नया बना, सो बाय डिफॉल्ट रिसिपिएंट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, सो स्टार्ट करते विद द चैप्टर। होप सो क्लैरिटी की प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर समझने जा रहे हैं, मतलब क्या डिटरमाइन करने जा रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होने से हमें CS चार्ज करना है कि IGST चार्ज करना है, ये मालूम हो जाता है। तो चलो ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी जो उन्होंने बना के रखा है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ के बाकी ट्रांजेक्शंस का प्लेस ऑफ सप्लाई पता करना है। और ये जो चीजें बता रही है सेक्शन 10 बता रहा है। तो ये बोलेगा सेक्शन 10 तो कंपोजिशन स्कीम था, नहीं, वो CGST एक्ट का सेक्शन 10 था। तुम जितने सारे सेक्शन जानते हो वो बोलो कौन से थे, CGST एक्ट के थे। एंड दिस इज एन सेक्शन 10 ऑफ IGST एक्ट। डन, पढ़ते हैं। नेचर ऑफ सप्लाई, मैंने क्या बोला यहाँ पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ के बाकी सारे ट्रांजेक्शन कवर है। IGST एक्ट बात करना मतलब इंटरस्टेट वाले ट्रांजेक्शन ही रहेंगे, IGST चार्ज होने वाले ट्रांजेक्शन होंगे, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले नहीं। मतलब
अदर स्टेट्स के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है, अदर कंट्रीज के साथ। आर यू क्लियर? पढ़ रहे हैं। Where the supply involves movement of goods, whether by the supplier or the recipient or by any other person. बस पता चला कि मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? बोलता है लोकेशन ऑफ द गुड्स। क्या बोला? लोकेशन ऑफ द गुड्स। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बोला नहीं, लोकेशन ऑफ द गुड्स। लोकेशन ऑफ गुड्स तो अलग अलग जगह पे हो सकता है। सप्लायर के पास भी गुड्स था, डिलीवर करने के टाइम पे ट्रांसपोर्टर के पास भी था, डिलीवर हो जाने के बाद रिसिपिएंट के पास भी था। गुड्स की लोकेशन थोड़ी ना एक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है ना। मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में गुड्स तो अलग अलग जगह से जा रहा है एंड देन रिसिपिएंट के पास पहुंच रहा है। सो लोकेशन ऑफ गुड्स कौन सा? एट द टाइम ऑफ, क्या लिखा है? एट द टाइम एट विच, एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि डिलीवरी इनिशिएट हो गया। टर्मिनेट्स मतलब डिलीवरी हो गया कि डिलीवरी देने के लिए गुड्स स्टार्ट कर ले। टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी, बोलो जल्दी। मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में, मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में तुम्हें थोड़ा सा याद रहना चाहिए चैप्टर अपना, टाइम ऑफ सप्लाई याद रहना चाहिए। भाई पे हमने कैटेगरी बनाई थी। इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स अपन डेट ऑफ रिमूवल लेते थे। इन केस ऑफ नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स अपन डिलीवरी लेते थे। सो बेसिकली मूवमेंट ऑफ गुड्स कनेक्ट क्या बोलता है? रिमूवल के टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई चार्ज। सो रिमूवल के टाइम पे ना, रिमूवल के टाइम में मतलब तेरे शॉप से कब गया। सो टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट मतलब कब डिलीवरी के लिए तूने डिलीवरी के समय पे वो कहा था। एंड बेसिकली मूवमेंट ऑफ गुड्स है मतलब तू मेरे शॉप में आके गुड्स लेके जा। सो जहां मेरा शॉप है, सप्लायर की लोकेशन है, बेसिकली वहीं पे क्या हो चुका है? गुड्स टर्मिनेट हो चुका है फॉर डिलीवरी। वही इमीडिएटली हैंड टू हैंड तूने मेरे से ले लिया। सो वो लोकेशन ऑफ द गुड्स क्या बन जाएगा? बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। दो चार आइटम साथ में पढ़ो, कंपैरिजन में समझ आएगा। एंड व्हाट इफ वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट, और सेकंड के शुरू हो गए, डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट और एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल और अदरवाइज। किसी थर्ड पर्सन के कहने पे या रिसिपिएंट को हमने क्या किया? गुड्स डिलीवर कर। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन, तुमको मालूम है बिल टू शिप टू मॉडल पढ़ा था? हाँ, बिल टू शिप टू मॉडल में ही थर्ड पर्सन का जिक्र होता था। मैं एक बार छोटा सा बता देता हूं यहाँ पे। A is the supplier of Mumbai. He has contact to G of Gujarat एंड उसने बोला R ऑफ राजस्थान वाले को माल भेज, डिलीवर कर, शिपमेंट कर, और उसका जो भी बिल बनता है वो मेरे पास भेज। सो मैंने बोला बिलिंग कहीं पे, शिपमेंट कहीं पे। दिस मॉडल इज कॉल्ड एज बिल टू शिप टू मॉडल। इस केस में मेरा सवाल तुमसे, गुजरात वाले ने राजस्थान में माल भेजा है, बट बिलिंग किसके साथ कर रहा है? मुंबई के साथ। हमने इसको बोला था डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय ए मुंबई। आईटीसी के अंदर वन ऑफ द कंडीशन टू क्लेम आईटीसी गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड बाय ए। या रिसीव्ड हुए कि डायरेक्ट भेजे, तो भी हम मानेंगे कि ये गुड्स ए को रिसीव्ड हुए वाया एंड आईटीसी दे देंगे, मालूम है? तो यहाँ क्या बोला देखना, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड, मतलब ये जी गुजरात वाले ने गुजरात वाले के एंगल से लाइन लिखी। गुजरात वाला ही सप्लायर आया ना, गुजरात वाले ने आर ऑफ राजस्थान को माल भेजा, किसके कहने पे? ए के कहने पे। तो ये लोग बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इज दैट प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई इज ए। गुजरात वाले के एंगल से लाइन लिखी है। गुजरात वाले ने माल बेचा, किसको बेचा? राजस्थान में बेचा। गुजरात वाले ने माल राजस्थान में बेचा, किसके कहने पे बेचा? ए ऑफ मुंबई के कहने पे। पढ़ो इधर, वेयर एनी गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट। क्या बोला? वेयर एनी गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट। तो यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है? राजस्थान। और एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल और अदरवाइज। सो जी ऑफ गुजरात ने माल बेचा आर ऑफ राजस्थान के पास, किसके कहने पे? ए ऑफ मुंबई के कहने पे। सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई?
ये लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो व्हाट इज दैट? मुंबई। क्या आएगा बोलो? मुंबई। अभी मुंबई आया ही है तो चलना और आगे बढ़ते हैं। गुजरात वाला सप्लायर है, मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई बना है। हमने बोला था, मैंने ऊपर बोला था, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट डिसाइड करने के लिए सप्लायर की लोकेशन देखो जो है गुजरात, और रिसिपिएंट की लोकेशन देखो कि प्लेस ऑफ सप्लाई देखो। प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस राजस्थान बना है कि मुंबई? मुंबई बना है, विच इज इन डिफरेंट स्टेट। बोलो, दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजेक्शन। एक और एग्जांपल लेते, ए ऑफ मुंबई को एक ऑर्डर आई गुजरात से। ए ऑफ मुंबई ने किसी पी ऑफ पुणे को कांटेक्ट किया। ए ऑफ मुंबई ने किसी पी ऑफ पुणे को कांटेक्ट किया, बोला गुड्स गुजरात पे डिलीवर कर दे, बरोबर। नाउ हु इज सप्लायर राइट नाउ? पी ऑफ पुणे। बोलो, पी ऑफ पुणे इज सप्लायर। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? बोलता है पुणे वाला पी सप्लायर बोलता है मैंने गुजरात में माल डिलीवर किए, किसके कहने पे? ए ऑफ मुंबई। व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? अभी पढ़ा, व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? दैट ए ऑफ मुंबई का रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। सो ये बन गया पीओएस। शांति से बताना, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, लोकेशन ऑफ सप्लायर पुणे। मुंबई पुणे दोनों आते हैं महाराष्ट्र स्टेट में, यस और नो? बोलो, दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। एंड क्या अट्रैक्ट हो जाएगा? सी और एस। क्या अट्रैक्ट होना है? सी और एस। कोई बोलेगा गुजरात में माल गया, इंटर स्टेट सप्लाई, लगाओ आईजीएसटी, नहीं। या रिसिपिएंट की लोकेशन क्या है मैटर ही नहीं करी। व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? दैट थर्ड पर्सन का रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। एंड यही तुम बोलते थे ना कि पुणे सप्लायर वाले ने जो माल बेचा है, भले गुजरात में बेचा है, बट व्हाट यू आर सेइंग, इसने माल मुंबई को दिया, मुंबई वाले ने इसको बेचा ना। दिस इज व्हाट बिल्ड टू शिप टू मॉडल इज। सो अगर पुणे वाला माल मुंबई बेच रहा है ऐसा मान लो, भले गुड्स डिलीवर नहीं हुए फिजिकली उसको, लेकिन ये इन दोनों के बीच में एक सप्लाई ट्रांजैक्शन हुआ है, और वो सप्लाई ट्रांजैक्शन कौन सा है? इंट्रा है। कॉमन सेंस है, बस यही चीज वो लोग प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर से भी समझा। चलेगा? थर्ड केस, वेयर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, डिलीवरी वाले आ गए, नो मूवमेंट, नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स आइदर बाय सप्लायर और रिसिपिएंट, कोई भी करे। लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी लिखा है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मतलब गुड्स कहाँ डिलीवर्ड हो गए, वो है तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो गुड्स कहाँ? ये जो नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स है उस केस में तुम मेरे दुकान पे आते भी हो ना, तो भी मैं तुम्हें कुछ हैंड टू हैंड ओवर नहीं करता। अरे एयर कंडीशन वाज द एग्जांपल, नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स का एग्जांपल इज एयर कंडीशन। आए खरीदने, पैसा भी दिए, मैंने बिल भी दिया, लेकिन क्या हाथ तो एसी दिया। मैं बोला एड्रेस दो, घर पे इंस्टॉलेशन के लिए टेक्निकल टेक्नीशियन आ जाएगा, बिठा देगा, 2-4 दिन बाद डील हो जाएगा। सो इंस्टॉलेशन इज मैटर्स। तो जब वो गुड्स में आके तेरे प्रीमाइसेस पे इंस्टॉल कराऊंगा तब जाके वो डिलीवर्ड हो गया। सो डिलीवरी की लोकेशन क्या थी वो देखनी पड़ेगी प्लेस ऑफ सप्लाई बना पता कर, एंड ना कि रिसिपिएंट लोकेशन। सप्लायर का लोकेशन तो हमेशा देखना है, एक तरफा तुम्हें हमेशा मालूम है क्या देखना है? लोकेशन ऑफ सप्लाई। दैट्स लोकेशन ऑफ सप्लाई इज टू बी कंपेयर विद प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड ये सेम स्टेट में तो इंट्रा, डिफरेंट स्टेट में तो इंटर, अकॉर्डिंगली सीएस और आई लगा। तो बोलो ना, लोकेशन ऑफ सच गुड्स को एग्जांपल की जरूरत नहीं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यहाँ पे था टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी, मैं मेरे शॉप से टर्मिनेट किया फॉर डिलीवरी, तो वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे जहां डिलीवर्ड हो गए वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फोर्थ, where supply is made to an unregistered person, supply is made to unregistered persons and the address of such person is recorded in the invoice। मैं गुड्स बेच रहा हूँ,
सप्लाई बोला, जस्ट सप्लाई बोला, बोला क्या मूवमेंट ऑफ गुड्स या नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स, कुछ नहीं बोला। सो कोई भी सप्लाई ट्रांजेक्शन ऐसा आ गया जो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया जा रहा है और जिसका एड्रेस भी अपने रिकॉर्ड में। सो लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ दैट अनरजिस्टर्ड पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, दैट्स इट, वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन अपनी दुकान में आता है या एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, अरे मैं बोलता हूँ कस्टमर इज बेसिकली अनरजिस्टर्ड ओनली ना। सपोज दिस इज B2C ट्रांजेक्शन, कस्टमर इज ऑलवेज अनरजिस्टर्ड। सो जब जब कोई सप्लायर कस्टमर को अपने माल बेचता है एंड यू आर नॉट रजिस्टर्ड, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू फर्दर सेल, सो तेरी अपनी लोकेशन क्या है, उस अनरजिस्टर्ड पर्सन को जिसको मैं माल बेच रहा हूँ उसका एड्रेस क्या उसने बताया है, वो एड्रेस ही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर सप्लायर की लोकेशन है, सप्लायर का एड्रेस देखो, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट का एड्रेस देखो, सेम स्टेट में रहेगा तो इंटरा बोल दो, डिफरेंट स्टेट में रहेगा तो इंटर बोल। वेन सप्लाई इज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन उसका एड्रेस हमारे पास नहीं है। क्या बोला, वेन सप्लायर इज वेन रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड बट तुम्हारा एड्रेस रिकॉर्ड में नहीं है। सो ये है कुछ अलग पॉइंट यहाँ पे। प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ द सप्लाई, बोलो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ द सप्लाई। बाकी सब कॉमन सेंस पे था। मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स मैंने कब दिए, कहाँ दिए, डिलीवरी देने के लिए। नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स, मैंने गुड्स कहाँ डिलीवर किए, वो बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल था ये, दो केसेस ऊपर की जो भी पड़ी। मैंने किसी थर्ड पर्सन के कहने पे किसी को माल बेचा तो वो थर्ड पर्सन का लोकेशन क्या है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा और उसका एड्रेस उसने मेरे को दे दिया है, सो उसका एड्रेस ही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा और उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो मेरा ही एड्रेस, सप्लायर का ही लोकेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर का ही लोकेशन क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसका एड्रेस तुम्हारे पास नहीं है, तो शायद चलते फिरते अपनी आजू बाजू वाले से आएगा। अरे बोलो, हार्डवेयर की दुकान तुम खोल के बैठे हो, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तुम लेके बैठे हो, जब हार्डवेयर की दुकान में स्क्रू पाना ये कुछ लेने जाते हो, ट्यूबलाइट फैन वैन कुछ भी, तो क्या तुमको एड्रेस पूछते बैठता है, वो बिल दे देता है। वो जानता है कि आया हुआ एक कस्टमर है, अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होता तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तो अपना जीएसटी नंबर बता दे, तूने नहीं बताया, उसने बिल बना के दे दिया, जीएसटी लगा के दे दिया। नाउ ही डोंट हैव योर एड्रेस, तूने बताया भी नहीं, उसने पूछा भी नहीं, बट वो एक चीज जानता है ना कि जहां मैं अपना शॉप खोल के बैठा हूँ, कोई हार्डवेयर यानी हार्डवेयर आइटम्स खरीदने के लिए कहाँ आएगा, अपने नियर बाई लोकेशन से वो कहीं ना कहीं से आया रहेगा। इस अजम्पशन के साथ सप्लायर की लोकेशन ही क्या मान लेंगे, रिसिपिएंट की लोकेशन। सप्लायर की लोकेशन ही क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि सप्लाई टेक्स प्लेस इन ऑन द लोकेशन ऑफ सप्लायर ओनली। सो ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन क्या बन गया, इंट्रास्टेट। एंड व्हाट विल बी एप्लीकेबल, बोलो जल्दी, सीआरएस क्या बन जाएगा, सीआरएस। यार रिसिपिएंट समझो बाहर का है, आया भी है, मेरे को क्या मालूम है दुकान में बैठा कहाँ से कौन सा कस्टमर आता है मेरे से माल खरीदता है, क्या तुम्हें मालूम होगा क्या, नहीं। जनरली आर नॉट आस्किंग फॉर द एड्रेस, बस उसने बिल मांगा तूने बिल बना के दे दिया, ही इज नॉट रजिस्टर्ड, ना उसने एड्रेस बताया। नाउ इन दिस केस वो शायद बाहर स्टेट का बंदा रहे, लेकिन स्टिल प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानने का, सप्लायर की अपनी लोकेशन। सो प्लेस ऑफ सप्लाई भी लोकेशन ऑफ द सप्लायर, खुद सप्लायर की लोकेशन भी वही है। सो दोनों सेम लोकेशन पे आ गया तो कौन सा ट्रांजैक्शन बोलोगे उसको, इंटो। Where goods are assembled or installed at site, कितनी बार बताएंगे, आई डोंट नो। नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स का तो एग्जांपल है नहीं, बस केसेस बना है। गुड्स असेंबल्ड हो रहे हैं, इंस्टॉल्ड हो रहे हैं एट साइट, तो लॉजिक लगा के बताओ तुम्हें क्या लगता है, व्हाट विल द प्लेस ऑफ सप्लाई, द प्लेस वेयर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। चैप्टर बहुत सारी केसेस बना के आया है, बट है बड़ा सिंपल। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोलेगा, जहां गुड्स क्या हो गया, असेंबल्ड हो गया या तो इंस्टॉल्ड। Where the goods are supplied on board of conveyance, on board of conveyance समझते हो, on board of conveyance, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वेसल से कहीं घूमने गए हो, एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग चल रही है, बाय ट्रेन या बाय मोटर व्हीकल कहीं जा रहे हो, एंड ऑन बोर्ड तुम्हें कुछ गुड्स सप्लाई हो गए। ऑन बोर्ड मतलब ड्यूरिंग दैट जर्नी, एयर ट्रैवल के टाइम पे चॉकलेट्स लेके आए, वेसल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कहीं दूर लोकेशन पे जा रहे हैं, 2-4 घंटे का समझो सफर है, उसमें कोई गुड्स बेच रहा है, तुझे कुछ पसंद आ गया तूने खरीद लिया, या वेसल वाले ही
कैंटीन वैंटीन खोल के बैठे हैं, अरे बोलो, तो सब कुछ फैसिलिटी तो मिले। 2 दिन की ट्रैवलिंग करके किधर घूमने जा रहा है, या ये वेसल्स वाले पैकेज देते हैं 7 days and 8 nights का टूर पैकेज, वो पूरा समुद्र घुमाएंगे और वापस। सो एज एन प्री पैकेज अंदर वो बहुत सारी चीज अप्लाई कर रहे हैं अपने को। सो ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस तूने जो खरीदा, ट्रेन का तो क्या बोलने का, जिस स्टेशन पे रुकेगी उस स्टेशन पे कोई ना कोई चढ़ेगा, बेचेगा, अगले स्टेशन पे उतरेगा, चलते रहता है ये। जो तुमको अच्छा लगा तुमने उठा लिया। सो बेसिकली तुम्हें सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ, तुम तो ट्रैवलिंग में, इसे बोलते हैं ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस। क्या बोलते हैं बोलो, ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस। तुम्हें कुछ गुड्स सप्लाई हुआ, तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ, ये बोलता है वो ऑन बोर्ड ऑफ द कन्वेंस गुड्स का टेकन होते, place where such goods are taken on the board of conveyance, place where such goods are taken on board of conveyance, मतलब A is the location जहां से पर्टिकुलर वेसल निकलने वाला है, एंड B is the location जहां पे वो पहुंचने वाला है। बीच में 2-4 स्पॉट पे वो रुकेगा, तो वो पर्सन है P लोकेशन से उस वेसल में एंट्री लिया है। या ट्रेन पकड़ लो, ट्रेन A to B जा रही है, लेकिन तूने P प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर ट्रेन पकड़ ली, एंड P to B जाने के दौरान ड्यूरिंग दिस कन्वेंस सम गुड्स आर सप्लाइड टू यू। सो ड्यूरिंग द कन्वेंस तुझे जो गुड्स मिले किस स्टेशन पे मिले रहेंगे, मतलब ऐसा गुड्स खरीदा तो बाहर का स्टेशन देखेगा कौन सा गया, नहीं, इस ये ट्रेन की जर्नी शुरुआत कहां से हुई थी, ए से। मतलब इस ट्रेन में जो भी माल भरा पड़ा है, जो भी तुमको बेचने के लिए आ रहे हैं, वो बीच बीच में पैसेंजर, बीच बीच में वो सेलर चल रहे हैं, उनको थोड़ा इग्नोर करो। ए वाले लोकेशन से इस रेलवे में सारा माल लोड हुआ रहेगा, जो ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग द कन्वेंस तुमको बेचना है। अगर बोलो, सो ए इज द प्लेस गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड। या वेसल्स ए लोकेशन पे क्या हो गई, वेसल्स ए लोकेशन पे मतलब उस वेसल के अंदर जो भी सप्लायर्स है उन्होंने अपना सारा तामझाम ए लोकेशन पे कर बैठे, फिर तू उस वेसल्स को पी वाले पोर्ट से पकड़ा है, और ड्यूरिंग द जर्नी कहाँ कंज्यूम किया आई डोंट नो। तू कहीं पे भी कंज्यूम कर, कंजम्पशन की लोकेशन मैटर नहीं करती है। इस वेसल पे वो गुड्स आए कब और किस लोकेशन पे ये बोर्ड पे लिए गए। सो ए इज द लोकेशन, द गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड, ए बिकम अ प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगा ये, प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर को अपना खुद का लोकेशन मालूम रहेगा ना, बोलो, सप्लायर को अपना लोकेशन मालूम है, और उसने ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस कब गुड्स लोड की वो भी उसको मालूम है। सो गुड्स लोडेड ऑन द बोर्ड ऑफ कन्वेंस दैट प्लेस, एंड उसका अपना लोकेशन, सेम स्टेट है तो इंट्रा, डिफरेंट स्टेट है तो इंट्रा। क्लियर। where the place of supply of goods cannot be determined in terms of the above provision। आ गए जनरल पे, आ गए जनरल कैटेगरी, जनरल आंसर। ये ऊपर की 7 केसेस स्पेसिफिक थी, मेरे को लगी भी नहीं 7 हो गई, कहा 7 थी, मैं तो अभी बोलूं 2-4 ही है, बता देता हूं कैसे 2-4। बट अगर उसके अलावा कोई और ये स्पेसिफिक केसेस छोड़ दू और प्लेस ऑफ सप्लाई पता करना है, जो ऊपर की प्रोविजन से स्पेसिफिक प्रोविजन से पता नहीं किया जा सकता है, बोलता है टू बी डिटरमाइन इन द प्रिस्क्राइब मैनर। मैं बता देता हूँ, प्रिस्क्राइब मैनर इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बन जाता है, क्या बन जाता है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ऊपर की 7 केसेस 7 क्यों नहीं है जरा देखो, ये वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड हो गया, वेयर देयर इज अ नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया, या वेयर गुड्स आर असेंबल्ड इंस्टॉल्ड एट साइट हो गया। ये तीनों केसेस मेरे मायने में एक ही है, चेक करो। अरे गुड्स की डिलीवरी बोलो, गुड्स का नॉन मूवमेंट बोलो, या गुड्स को असेंबल्ड और इंस्टॉल बोलो, दिस ऑल 3 केसेस आर ऑफ नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स। एंड इन केस ऑफ नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां गुड्स डिलीवर हो गए वो प्लेस ऑफ सप्लाई, बस लैंग्वेज चेंज कर ले, जहां गुड्स असेंबल्ड हो गए इंस्टॉल्ड हो गए वही डिलीवर हो गए ना, मतलब सो वही बन जाएगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां गुड्स नो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, इधर क्या बोला, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डायरेक्टली बोलते हैं डिलीवर जहां पे हो गए।
डिलीवरी के टाइम पे गुड्स कहाँ थे, कहाँ डिलीवर हो गया, वो प्लेस ऑफ सप्लाई। फर्स्ट पॉइंट में भी ऐसा ही बोला है, बस ये थर्ड पर्सन के साथ बात किया तो थर्ड पर्सन का बात आएगा तो पता चल जाएगा ना कि थर्ड पर्सन जिसके कहने पे मैंने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाया था, वो थर्ड पर्सन विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई, थर्ड प्लेस का लोकेशन, थर्ड पर्सन का लोकेशन। मूवमेंट ऑफ गुड्स, देन सेकंड वैरायटी जिसको मिलता है मूवमेंट ऑफ गुड्स के टाइम पे मैंने गुड्स कहाँ दिए, वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर तू उसको कहाँ लेके जाता है उससे मैटर नहीं है, तू उसको कहाँ लेके जाए डजंट मैटर। मैं कहाँ दिया तुमको, मेरे प्लेस पे, द प्लेस वेयर गुड्स आर टर्मिनेट फॉर डिलीवरी बिकम अ प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर ये तो बड़े स्पेसिफिक थे, ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस, ये वर्ड आ जाएगा तो क्या बनेगा, गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस वेयर गुड्स टेकन ऑन बोर्ड। कुछ नहीं मालूम पड़ता तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। फिर बीच में दो केसेस आई थी, अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैंने मालूम पूछा, सो मेरे को मालूम है मैं कहाँ पे, माई लोकेशन ऑफ सप्लाई आई नो, लेकिन रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन सामने आया, कस्टमर सामने आया या एक बिजनेसमैन आया लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, उसका एड्रेस तेरे को मालूम है मालूम तो उसका एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं मालूम तो अपना खुद का लोकेशन ही क्या मान लो, प्लेस ऑफ सप्लाई। अरे आर यू क्लियर, बताओ। यस पॉइंट फिफ्थ और फर्स्ट नहीं, इसमें रजिस्टर्ड हो सकता है रिसिपेंट, इसमें अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई का आंसर ही सेम, प्लेस ऑफ सप्लाई का आंसर ही सेम, ऐसा बहुत जगह पे सेम आएगा लेकिन बट केस बना के चले ना, तो फर्स्ट केस फिफ्थ केस थोड़ी अलग बातें करना है। जब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला क्वेश्चन पे बात करेंगे, सो गो टू द स्पेसिफिक दिस लैंग्वेज कि सप्लायर लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, आंसर फ्रेम। And when there is no register or unregistered data is given but supplies of movement of goods, then use these terms कि place of supply is the place where goods are terminates for delivery. Done? आगे आंसर तो वही बनेगा, जब ये तुमको स्टेट्स के साथ क्वेश्चन बना के देगा ना, नाम और स्टेट्स के साथ, तो तुम्हें आराम से पता चल जाएगा कि स्टेट को प्लेस ऑफ सप्लाई बनाना है। बट लैंग्वेज मैटर्स ना, कि तुम वो क्या लिख रहे हो, एक आध दूसरी लाइन प्रोविजन वाली, उसके लिए ये सब ले लो। अच्छा, ये पढ़ रहे थे अपन सेक्शन 10 का बात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई पता कर लेते। दिस इज ए सेक्शन। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट इज इन इंडिया। वंस अगेन वही बात है ना, दोनों इंडिया से है, लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया, और बातें किसकी चली है, सर्विसेज की। लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंड करो, दोनों है इंडिया में, लेकिन शायद दी जाने वाली सर्विसेज आउटसाइड इंडिया हो सकती है। ऐसा नहीं बोला इधर अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यहाँ पे एक केसेस पढ़ता हूं तो पता चल जाएगा, आ जाओ। इमोबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन होटल, बोट और वेसल। मैं इमोबल प्रॉपर्टी बेच नहीं रहा हूं, मैं इमोबल प्रॉपर्टी रिलेटेड क्या दे रहा हूं, सर्विस। मैं महाराष्ट्र मुंबई का पर्सन, तू मेरा दोस्त महाराष्ट्र मुंबई का पर्सन, तू मुझे बोला यार केरला घूमने जा, मैंने बोला क्या बोल, केरला घूमने जा रहा है, उधर अपना होटल है, ये कार्ड ले, अपना नाम बता, 50% में काम हो जाएगा डिस्काउंट। मैं तेरे को सर्विस दिया, कौन सी, अकोमोडेशन सर्विस, मुंबई में दिया, केरला में दिया, केरला कहा दिया, केरला में सर्विस देने के लिए मुझे केरला में जाना पड़ा नहीं, तू केरला में जाने वाला, बट ये ट्रांजेक्शन, ये जो डीलिंग है वो तो दोनों की मुंबई में बैठ के हो गई ना, अंडरस्टैंड हो रहा है। ये डीलिंग बैठ के मुंबई में हो सकती है ना, कि केरला के होटल पे तुझे रहने जाना है बोल के, मैं इधर ही तेरे को कंफर्मेशन दे सकता हूँ, हाँ तेरी तारीख बता, कितने दिन रहेगा बता, मैं अभी तेरी बुकिंग करके देता, मैं फोन लगाएगा तो रूम खाली मिलेगा ही मिलेगा, डोंट। मतलब मैं एक तेरे को सर्विस देगा, जो सर्विस देने के लिए मैं उस लोकेशन पे होना जरूरी है क्या, नहीं ना, पढ़ो। इमोबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस दे रहा हूं मैं, सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, लोकेशन एट विच द इमोबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी। कहा जाना है तू, केरला, केरला इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द इमोबल प्रॉपर्टी क्या है मेरे एग्जांपल में, केरला, केरला इज द प्लेस ऑफ सप्लाई।
इफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, बाहर कंट्री भी तो जा सकता है. इफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो लोकेशन ऑफ दैट रिसिपिएंट, योर लोकेशन. मैं इंडिया से, सप्लायर इंडिया से, रिसिपिएंट इंडिया से, लेकिन रिसिपिएंट घूमने जा रहा है दुबई. वहां पे उसको होटल अकोमोडेशन सर्विसेज चाहिए, तो मैंने बोला दुबई में अपना होटल है, मैं इधर से बुकिंग करके दिया, मैं इधर को पैसा लिया, और मैं मेरे दुबई होटल को इन्फॉर्म कर, ना वे घूमने जाएगा तो दुबई होटल में स्टे करेगा, स्टे करके वापस. इस पूरे ट्रांजेक्शन में जीएसटी अट्रैक्ट होगा क्या? हाँ, तभी तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल लो. मैं सर्विसेज दिया, सर्विसेज देने के लिए मैं दुबई में गया कि मैं इधर ही था? मैं इधर ही था. माई लोकेशन इज महाराष्ट्र, मुंबई. दुबई बनाओ क्या प्लेस ऑफ सप्लाई? नहीं. इमोबो प्रॉपर्टी का लोकेशन इज इन दुबई, लेकिन उन्होंने नीचे क्या बोला, अगर 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 लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, कौन? इमोबो प्रॉपर्टी, तो आउटसाइड इंडिया का लोकेशन लेगा. ये दुबई जाने वाला बंदा कहाँ रहता है? पुणे रहता है, महाराष्ट्र रहता है, मुंबई, कहाँ रहता है? वो क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई. एंड अकॉर्डिंगली सीएसआर आ जाता है. ये सिर्फ रहने के लिए दुबई था. रिसिपिएंट लोकेशन बिकम अ प्लेस ऑफ सप्लाई. एंड व्हाट इफ ये दुबई नहीं जा रहा था, विजय ने इंडिया, मैंने बोला केरला जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? केरला बन जाएगा. एग्जाम्पल से समझ दो, ये वैसे याद. इमोबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज. इमोबल प्रॉपर्टी बेचने में तो जीएसटी नहीं आता, नहीं आता ही नहीं है, तुमको मालूम. ये इमोबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज का बात चल. तो मैं सिंपल बोलता हूं, लोकेशन ऑफ द इमोबल प्रॉपर्टी इन इंडिया है तो दैट लोकेशन, आउटसाइड इंडिया है तो रिसिपिएंट की लोकेशन बिकम अ प्लेस ऑफ सप्लाई. मतलब ये प्लेस ऑफ सप्लाई कंपेयर किससे होगा? सप्लायर की लोकेशन से. अरे किससे होगा? सप्लायर की लोकेशन से. एंड पता चलेगा इंटरस्टेट सप्लाई की, इंटरस्टेट सप्लाई, एंड अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा? सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी. इमोबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन होटल, बोट एंड वेसल. होटल का एग्जांपल हो गया, बोट एंड वेसल के लिए मैं बोल दिया ना. ऑनलाइन में अगर तुमने देखा रहेगा 7 डेज के लिए, 8 डेज के लिए पैकेज मिल रहा है, बोलेंगे 50-55 हजार पर पर्सन भरो, एंड तुम वो 7-8 दिन के लिए वेसल्स पे क्या कर सकते हो? घूम सकते हो. वेसल भी पर्टिकुलर राउंड मार के घुमा के लाएंगे. समझो गोवा तक जाएंगी, गोवा से इधर वापस आएगी. अब ये जो तेरा ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उसी में अकोमोडेशन हुआ ना. नो डाउट यू आर इन द कन्वेंस, यू आर इन द जर्नी, बट तेरी 7-8 दिन की ट्रिप ही ऐसी है कि 7-8 दिन तू गोवा में उतर के उधर घूम के आने का बात नहीं चल रहा. गोवा के समुद्र में तू वेसल्स में घूमते रहेगा. ये समझा? एग्जाम्पल पहले समझ में आ रहा है. एंड 7-8 दिन तक तेरे को घुमा के, खिला के, पिला के वापस इधर छोड़ दे. अब आउटसाइड इंडिया क्या कि इन इंडिया है? इंडिया, इंडिया. सो इमोबल प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है? अब इमोबल प्रॉपर्टी मतलब तुम्हारी वेसल्स और बोट गोवा जा रही है, गोवा इज द प्लेस ऑफ. आउटसाइड इंडिया निकल जाता मतलब कुछ तो प्लेस बताएंगे ना कि कहाँ जा रहे हैं, कि बस समुद्र में घुमा के लाएंगे. एक प्लेस डिटरमाइन होगा ना, बीच पे जा रहे हो, समुद्र में जा रहे हो, तो कौन से, किस लोकेशन, दैट बिकम अ प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर तो इन इंडिया में है तो मतलब जहां पर्टिकुलर वेसल बोट जाएगी, जहां पर्टिकुलर तेरा वो होटल रहेगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा. लेकिन आउटसाइड इंडिया के केस में वो वेसल कहीं पे भी जाए, पूरी समुद्र में पूरी दुनिया घूम के आ जाए, रिसिपिएंट की लोकेशन को क्या बना देंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई. क्या बना देंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई. इंडिया में है, इंडिया में घूम रहा है, तो मालूम पड़ेगा ना इंडिया में कहा गया, वो लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई बना दो. आउटसाइड इंडिया जाएंगे तो पता भी नहीं करना हमको गया हुआ कौन बंदा है, उसका एड्रेस क्या है, वो रिसिपिएंट लोकेशन ही क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई. ऑनलाइन बुक किया देगा तो तेरा घर ऑनलाइन हो गया क्या? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट समझ में आ रहा है तुमको? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मतलब मैं सर्विस दे रहा हूँ, तब तू कहाँ खड़ा है वो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं होती. तेरा आधार कार्ड, तेरा एड्रेस, तेरा परमानेंट एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. तो फिर ऑनलाइन बुक कर, ये मेरी दुकान में आके बुक कर, या कैसे भी बुक कर. रिसिपिएंट लोकेशन मतलब मैं ये नहीं बोला कि कहाँ तू खड़ा है.
समझा मैं क्या बता रहा हूँ? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मतलब योर एड्रेस। अब वो चेंज होगा क्या मेरे को बता बस, ऑनलाइन बुकिंग से या किसी भी अदर बुकिंग से नहीं। तू बोलेगा मैं वेसल एयरक्राफ्ट में घूमने गया तो मेरी लोकेशन घड़ी 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 बदली हो रही है, गूगल मैप पे देखूंगा तो मैं ऐसा ऐसा घूम के आया। वो रिसिपिएंट लोकेशन नहीं कहलाएगी। रिसिपिएंट लोकेशन मतलब योर एड्रेस, योर रेसिडेंट एड्रेस इफ यू आर अनरजिस्टर्ड, योर बिजनेस एड्रेस इफ यू आर रजिस्टर्ड, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्लैरिटी आ रही सबको? यस जो है वो एक्सपोर्ट कराता है इसका, बट उसका ओरिजिन बाहर है तो वो टैक्सेबल। वापस 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 रिसिपिएंट एक्सपोर्ट कराता है सर्विस का दुबई में, हम इंडिया से। हाँ, बट वो जो ओरिजिन वो सब है उसका, वो दुबई का ही है और उसको एकोमोडेशन सर्विस अमेरिका में चाहिए, तो ये टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर चल जाएगा। हाँ, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड रिसिपिएंट इज इन इंडिया। So this case is these cases जो हम पढ़ते जा रहे हैं, these are restricted to the persons residing in the India. Only services are provided outside. सारे डाउट तुम्हारे आने चाहिए, जेन्युइन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके लिए उन्होंने ये सेक्शंस बना के रखे। तुम जो बना रहे हो ना वो सारी केसेस नहीं तुम सोच सकते, उससे भी ज्यादा केसेस इन्होंने बना के छोड़ी है। तो तुम्हारे सारे केसेस को होल्ड पे रखना। ये बी वाली केस हम पढ़ रहे, इसका मेन हेडिंग क्या है बोलो जल्दी? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है, तो सर्विसेज इंडिया में भी दी जा सकती है, सर्विसेज आउटसाइड इंडिया में भी दी जा सकती है। योर एग्जांपल इज नॉट कवर्ड इन दिस केस, सो डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई बाय अप्लाइंग दिस, क्योंकि दिस इज एन रेस्ट्रिक्टेड केस फॉर द सप्लायर एंड रिसिपिएंट लोकेशन इंडिया का होना चाहिए, एंड वो सर्विसेज जो मैं रेंडर कर रहा हूँ वो इंडिया में भी हो सकती है और आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। अगर वो इन इंडिया है तो इंडिया का प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर आउटसाइड इंडिया है तो तू इंडियन है ना, रिसिपिएंट तो इंडियन है ना, कुछ रिसिपिएंट का डन। ये फर्स्ट केस हो गई, हेडिंग खत्म नहीं हो गई, हेडिंग रिमेन सेम। कौन सी? सप्लायर लोकेशन इंडिया, रिसिपिएंट लोकेशन इंडिया, खाली सर्विसेज का रेंडर कहाँ हो रहा है? आउटसाइड इंडिया या इन इंडिया भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। सो दोनों पॉसिबिलिटी के साथ उन्होंने आंसर लिखा। मूविंग एट, if the immovable property or boat or vessel is located in more than one state, घूम रही है अलग अलग स्टेट, each of such state in proportion of the value of service। तो एग्जांपल चेंज करते हैं, वेसल से घूमने जा रहा है 8 दिन के लिए जा रहा है लेकिन गोवा नहीं जा रहा, ऐसे उन्होंने समझो 15 दिन का पैकेज दिया है जो तेरे को अलग अलग आइलैंड पे लेके जाएंगे, अरे बोलो, या अलग अलग स्टेट्स में घुमा के लाएंगे, और उसका एक फुल फ्लेज पैकेज दिया ना 15 दिन का, तो तूने जो अमाउंट पे की उसका होता है प्रपोर्शनेट करो एंड अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई पता कर लो फॉर ईच स्टेट, ईच ऑफ सच स्टेट वेयर दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। यहां से केदारनाथ जाने का, सो बहुत सारे स्टेट्स ट्रैवल करके जाओगे। सो एग्जांपल लेते अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी का। कैसे? तूने वो जाने के लिए किसी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले को पकड़ा, वो तेरे को बोला भाई 15 दिन का सफर है, तो 15 दिन का खाना पीना रहना वो सब क्या, वो बोलता है टेंशन मत लो मैं देखेगा। सो एवरी नाइट वो तुम्हें किसी ना किसी लोकेशन पे गाड़ी रुकती थी, तुम सब लोग वहां स्टे करते थे, उसी होटल रेस्टोरेंट में सुबह उठ के नाश्ता करते थे, फिर से गाड़ी में बैठ के दोपहर को निकलते थे, सुबह निकलते थे, फिर को रात के स्टे के लिए कहीं तो किसी अलग होटल पे रुकते थे, वहां स्टे करते थे, बोलो जल्दी, सुबह उठ के नाश्ता करके फिर से निकलते थे। ऐसा तुमने 15 दिन घूम के आए पूरा इंडिया, 7-8 स्टेट तो तुम घूम के आए, बराबर। उसने जो पैसा लिया फुल फ्लेज पैकेज के साथ लिया, समझो 50,000 रुपया, अमाउंट की बात ही नहीं है, बात है प्लेस ऑफ सप्लाई की। सो पर्टिकुलर तू कितने स्टेट ट्रैवल किया? बोलते 8 स्टेट मैंने ट्रैवल किया। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? वो ईच स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। कौन से स्टेट में कितनी कौन सी सर्विसेज ली, उन स्टेट्स में तेरा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। बाकी सप्लाई तो मैं यही कहूँ ना, तूने मेरे टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस में आया था तो मुझे ये प्लेस ऑफ सप्लाई पता कौन कर रहा है?
खुद सप्लायर, सो सप्लायर को अपना लोकेशन तो मालूम है ना, सप्लायर खुद जानता है ना कि मैं कहाँ रजिस्टर्ड हूँ, वेयर इज माई बिजनेस। भले मैंने अपने आप को ऑनलाइन टूल्स एंड ड्रग्स के बिजनेस को ऑनलाइन रखा है, स्टिल आई नो ना कि वेयर इज माई लोकेशन। सो सप्लायर लोकेशन में सप्लायर का बिजनेस एटलीस्ट वो उसको पता है, एंड उसने लोगों को 8 स्टेट पे घुमाया है, एंड तो 8 वो डिफरेंट 8 स्टेट क्या बन जाएंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, ईच ऑफ सच स्टेट क्या बन जाएगा, ईच ऑफ सच स्टेट। सेकंड रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विस। तुम समझो ये सारी सर्विसेज लेने के लिए तुम्हें रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, सैलून में जाना पड़ेगा, फिटनेस के लिए फिटनेस सेंटर में जाना पड़ेगा, वहां पहुंचना पड़ेगा, तब जाके सर्विस मिलेगी। लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। अब एक जबरदस्त एग्जांपल आ रहा है इस ब्यूटी ट्रीटमेंट के नाम पे। समझे कोई एक्ट्रेस है, हीरोइन, फिल्म बन रही है, किसी इंडिया का प्रोड्यूसर कोई फिल्म बना रहा है, कोई इंडियन एक्ट्रेस लिया, लेकिन उसकी शूटिंग हो रही है लंदन में। है पॉसिबल? क्यों नहीं है पॉसिबल? जल्दी बोलो, पहले बी केस में आ रहा है, क्या आ रहा है? सप्लायर, सप्लायर मतलब वो एक्ट्रेस, सप्लायर मतलब वो एक्ट्रेस इन इंडिया, फिल्म मेकर, मेकिंग कंपनी, प्रोड्यूसर भी इंडिया, दोनों इंडिया से है। एक्ट्रेस सर्विसेज दे रही है, एक्ट्रेस ने अपने साथ साथ या फिल्म मेकिंग कंपनी ने उस एक्ट्रेस के साथ साथ एक उसकी खास स्पेशल ब्यूटिशियन रखी है कि लंदन में जाएंगी तो अपना मेकअप खुद थोड़ी करेगी, उसके साथ उसकी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए एक ब्यूटिशियन है। मतलब जो ये पूरा सब लोग साथ में चलते हैं, लोग साथ में ट्रैवल करते हैं कि लंदन में 2 ही जन जाएंगे, प्रोड्यूसर यानी एक्ट्रेस, पूरा टीम जाएगा। सो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो एक्ट्रेस ने वो ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज लंदन में ली। ब्यूटी ट्रीटमेंट मतलब उसको मेकअप करने वाली वो मेकअप आर्टिस्ट मुआ मुआ MUA, वो भी इंडिया की है, लेकिन मेकअप कहाँ परफॉर्म हो रहा है, लंदन में शूटिंग के पहले। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हाट विल द प्लेस ऑफ सप्लाई, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, इंडिया नहीं, क्या पढ़ रहे हो? प्लेस वेयर दैट एक्टिविटीज परफॉर्म ना। सो मेकअप कहाँ किया उस मेकअप आर्टिस्ट ने, उसका लंदन में किया। अरे प्लेस ऑफ सप्लाई लंदन बन गया। सप्लायर को लोकेशन मालूम है ना अपनी, सप्लायर की लोकेशन मतलब सप्लायर भी बोलेगा मैं भी लंदन में बैठ के मेकअप किया, नहीं। सप्लायर की लोकेशन मतलब सप्लायर तब कहाँ खड़ी है नहीं दिखेगी, सप्लायर की लोकेशन मतलब उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया। मेकअप करने गई कहाँ पे, लंदन में। कौन सा सप्लाई हो गया ये, इंटरस्टेट। अरे अंडरस्टैंड हो रहा है क्या, इंटरस्टेट। इंडिया में ही शूटिंग चल रही है, इंडिया में ही मेकअप आर्टिस्ट ने एक्ट्रेस का मेकअप किया। सो किस लोकेशन पे किया, इंडिया में शूटिंग चल रही है मतलब कौन से स्टेट में, वो डिफरेंट स्टेट हो सकता है, गोवा के बीच में शूटिंग चालू है। अरे बोलो जल्दी, अरे केरला से लोग आए हुए हैं या मुंबई के लोग केरला की शूटिंग पे चले गए। सो एट द केरला उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ शूटिंग चालू है वहीं पे उसका मेकअप होगा। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस वेयर एक्टिविटीज परफॉर्म यानी केरला। अंडरस्टैंड हो रहा है? सप्लायर कहाँ की थी, मुंबई की थी। सप्लाई कौन सा हो गया, इंटरस्टेट। आर यू क्लियर? ओके। बाकी रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, जहाँ रेस्टोरेंट में जिस रेस्टोरेंट में बैठा वहीं पे खाना खाएगा ना। सो प्लेस वेयर दैट एक्टिविटीज परफॉर्म, वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसमें 2 चीजें हैं। B2B के केस में सामने वाला बिजनेसमैन है, रिसिपिएंट बिजनेसमैन है, सो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। सामने वाला कस्टमर है, मतलब वो रजिस्टर्ड होगा नहीं होगा डाउटफुल है, मोस्टली नहीं होगा। सो लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। एक मस्त एग्जांपल है, सुन लो। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के नाम पर मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं समझो दे रहा हूँ GST की ट्रेनिंग। क्या दे रहा हूँ, GST ट्रेनिंग। दो तरीके के लोग आए मेरे पास, बोलता है GST सीखना है। एक वो जो तुम हो एज ए स्टूडेंट, बोलता है हमारा
अब मैं जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, जिस कोर्स के लिए मैं रजिस्टर किया है, उसमें सिलेबस का पार्ट है, इसके लिए मेरे को जीएसटी सीखना है। बट देयर आर सम बिजनेसमैन जो मेरे को अप्रोच किए, बोलता है यार ये जीएसटी कुछ तो आया है, मेरे को जीएसटी लेने का है। सो क्या होता है जीएसटी, मेरे को थोड़ा समझा। एक 5-6 दिन का बोलता है मेरे को, एक फास्ट ट्रैक रिफ्रेशमेंट कोर्स है, मेरे स्टाफ लोगों के लिए इसका ट्रेनिंग कंडक्ट करवा ले कि हाउ टू कंप्लाई विद द जीएसटी लॉ, हाउ टू फाइल द रिटर्न एंड सो ऑन सो फोर्थ, मुझे उनको समझा। सो मैं 2 कैटेगरी ऑफ पीपल को ट्रेनिंग दे रहा। बोलो कौन से? जीएसटी ट्रेनिंग गिविंग टू 2 कैटेगरी ऑफ पीपल। बोलो किसको किसको? एक बिजनेस क्लाइंट्स, उनको प्रैक्टिकली जीएसटी का इम्प्लीकेशन समझना है, एंड एक स्टूडेंट्स जिसको अकेडेमिकली जीएसटी समझना है। अब जो बिजनेस वाला मेरे सामने आके बैठा है, जिसको मैं जीएसटी की ट्रेनिंग दे रहा, मेरा लोकेशन वही, ट्रेनिंग के लिए मैं यहीं पे बुला रहा, लेकिन स्टिल प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट। भले तुम यहाँ पे आके बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हो, स्टिल उन बिजनेसमैन का रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वही क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन एज ए स्टूडेंट तुम रजिस्टर्ड हो क्या? नहीं। तो मैं तुमको कहाँ ट्रेनिंग दिया? अरे बोलो, ये क्लासरूम में, ये कहाँ लोकेटेड है? वही प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर तुम कहीं से भी आओ, दुनिया के किसी भी कोने से, यू आर अ B2C कस्टमर, यू आर अ कस्टमर, यू आर अनरजिस्टर्ड, सो तू जा ये सर्विस जाके लिया, ट्रेनिंग लिया, वही तरह का बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं एक बात बोलूं तुमको, ये जो अभी 2 पढ़े और 2, 4, 5, 6 पढ़ूंगा, उन सबको मैं कंबाइनली एक चीज बोलना चाहूंगा, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। इन सबको कंबाइनली एक हेडिंग बोलता हूँ, क्या बोला? परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज के केस में मोस्टली प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर एक्टिविटीज परफॉर्म्ड। क्या बोला? प्लेस वेयर एक्टिविटीज परफॉर्म। तो रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पर्सनल फिटनेस, ये सब कुछ परफॉर्मेंस बेस में अगर मैं बोलूं तो ये सब कहाँ हो रहा है? वही प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल कहाँ दे रहा हूं? वही प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन ये ट्रेनिंग लेने जो आया है वो बंदा बिजनेसमैन है, B2B ट्रांजेक्शन है, रजिस्टर्ड है, तो उसका प्लेस क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर नोज हिज लोकेशन। ट्रेनिंग देने वाले को, मेरे को मालूम है ना व्हाट इज वेयर आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ। एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, सेम, बिना मैं आगे नहीं बताना चाहता। तुम्हें क्या लगता है क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? तुम किसी इवेंट में गए, किसी पार्क में गए, व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? दैट पार्क की लोकेशन। अरे बोलो, इसमें क्या रजिस्टर का पॉइंट है क्या? पार्क में जाने के लिए तू रजिस्टर कुछ नहीं, यू आर जस्ट गोइंग एज एन अम्यूजमेंट पार्क, एज एन एक्टिविटी एडिशनल। तो बोलो प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और द अदर प्लेस इज लोकेटेड। Organization of an event including ancillary services and assigning of sponsorship to such events. The best example ever. 5 के दोनों चीजें कवर करने के लिए the event is held more than one state. IPL is the best example. अरे बोलो, IPL ऑर्गेनाइज हुआ, एक ही स्टेडियम पे सारी मैचेस होती थी क्या? अलग अलग स्टेडियम पे अलग अलग मैचेस, और अलग अलग स्टेडियम कहाँ है? अलग अलग स्टेट्स में। अरे सर नो, दोनों केसेस कवर हो रही है। पहले अलग अलग स्टेट का बात नहीं कर रहा, पहले सिर्फ बात कर रहा है कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और उस इवेंट के चलते बहुत सारी एंसिलरी सर्विसेज भी दी जा रही है। किसको दी जाती है? B2B बड़ा सिंपल है। जब जब ये B2B जाएगा ना, सोचना ही नहीं है। B2B है तो बिजनेसमैन का रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड B2C है तो कस्टमर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, सो कस्टमर का लोकेशन नहीं लिखने का, क्या लिखने का? प्लेस वेयर दैट इवेंट इज टेक प्लेस। कहाँ पे वो इवेंट हुआ, कहाँ वो इवेंट एक्चुअली हेल्ड किया, वही तुम्हारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ दिस इवेंट। ऐसा सेम ऊपर आया था, कुछ अलग ही नहीं, बस ये लेफ्ट साइड वाला एग्जांपल चेंज हो गया। व्हाट इफ डिफरेंट स्टेट में, ऐसा भी ऊपर आया था, इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफरेंट स्टेट में तुमने सर्विस लिया, तो आंसर क्या था उसका? ईच ऑफ सच स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। इधर क्या लिखा था? ईच ऑफ सच स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो जितनी हो सके उस लिस्ट को कम करें। So organization of an event, assigning sponsorship, multiple states पे event, it is just exactly like this first वाला point. बोलो कौन सा? Immobile property. जैसे उसका आंसर था वैसे इसका भी आंसर है, कुछ फर्क नहीं। 6th, transportation of goods including mails or courier. Goods transportation including mail और courier. मैं यहाँ से गुजरात में किसी को कोई गुड्स कुरियर के थ्रू भेज रहा हूँ, तो मेरा सवाल तुमसे है, ठीक से सुनना। मैं महाराष्ट्र से गुजरात में कुछ गुड्स कुरियर कराना चाहता हूँ, तो मैं कुरियर एजेंसी के पास जाऊंगा। ठीक से सुनना मेरा सवाल, गुजरात वाली कुरियर एजेंसी के पास जाऊंगा कि जहां मेरे नियर बाई लोकेशन में कुरियर एजेंसी रहेंगी उसके पास जाऊंगा?
नियर बाय जाऊंगा ना, पागल है मैं गुजरात की कुरियर एजेंसी में जाके बोलूंगा गुजरात में देना, तो उसको देखे क्यों ना हूं मैं। अपन अपने नियर बाय कुरियर वाले के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे ये एड्रेस पे इसको पहुंचा, ये सर नो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या। B2B है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, B2C है तो मैंने गुड्स कहाँ हैंड ओवर की, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वो कुरियर एजेंसी का ऑफिस कहाँ था, उधर जाके मैंने उसको गुड्स दे के आया, वही लोकेशन क्या बन जाएंगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर कुरियर वाला उसको आगे कहीं पे भी लेके जाए, तुम समझ में आ रहा है, कुरियर वाला उस गुड्स को आगे कहीं पे भी लेके जाए। मैं ठीक से पूछता था स्टेट के साथ, मैं सप्लायर महाराष्ट्र का, मैं महाराष्ट्र के अपने एरिया के सिटी के किसी कुरियर एजेंसी के पास गया, बोला इस माल को गुजरात भेजना, तो माल तो गया गुजरात, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, महाराष्ट्र, लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तू बोलेगा गुड्स तो बाहर चला गया, अरे सर्विसेज का तू निकालने बैठा है प्लेस ऑफ सप्लाई, कौन सी सर्विसेज का, कौन सी सर्विस का, कुरियर एजेंसी के ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं निकाल रहा है, गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट हो गया। मैं सर्विसेज अवेल किया कुरियर एजेंसी से, कुरियर एजेंसी उसका पैसा मांगेगा ना मेरे से, अरे वो कुरियर एजेंसी CGST एजीएसटी लगाएगी क्या, IGST लगाएगा, सर्विस सिखा रहा हूँ। गुड्स तो जिसको बेचा वो तो इंटरसेक्ट ट्रांजेक्शन है, महाराष्ट्र से माल गुजरात गया, कॉमन सेंस है, क्या लगेगा IGST, लेकिन किस पे IGST, उस गुड्स के बिलिंग पे IGST। लेकिन ये गुड्स पहुंचाने के लिए मैंने कुरियर वाला पकड़ा, एंड कुरियर वाला मेरे को क्या दिया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बोला गुजरात पहुंचा के दूंगा, ये पहुंचा के दूंगा बोलने वाला कुरियर वाला कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, फॉर दैट सर्विस, तो समझ में आ रहा है, सर्विस का एग्जांपल। नेक्स्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, सेम आंसर, B2B है तो रजिस्टर्ड पर्सन, B2C है तो प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कंटिन्यूअस जर्नी। तू कहाँ गाड़ी पकड़ा, तू कहाँ गाड़ी पकड़ा, वही तेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। वन सेकेंड, एयर ट्रैवल करना चाहता है तो किस एयरपोर्ट पे जाके अपनी एयर टिकट निकालेगा, जिधर लैंड होने वाला है कि जिधर से एम्बार्क होने वाला है, एम्बार्क ना, सो दैट प्लेस ऑफ एम्बार्कमेंट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। तू दुनिया में घूमने जा, तू एयर टिकट कौन से एयरपोर्ट से निकाल रहा है, योर प्लेस ऑफ एम्बार्कमेंट बिकम अ प्लेस ऑफ सप्लाई। आर यू क्लियर? सर्विसेज ऑन बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस, तो पीछे क्या आया था, गुड्स ऑन बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस, ऊपर क्या था, गुड्स ऑन बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस, उसका आंसर क्या था मालूम है, गुड्स टेकन ऑन बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, इज द सर्विसेज ऑन बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वीनियंस फॉर द शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या, वही फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर मतलब कहां से वो गाड़ी निकली है, दैट इज एन फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ओनली लैंग्वेज में चेंज, सर्विस दे दो, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, गुड्स का सप्लाई हो रहा है ड्यूरिंग द बोर्ड ऑफ कन्वेंस, तो गुड्स वेयर टेकन ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस, क्या बोलेंगे, गुड्स वेयर टेकन ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस। और देखना गुड्स का कैसा है, गुड्स बीच बीच में अलग अलग लोकेशन भी ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस पे लिए जा सकते हैं ना। अरे बोलो वेसल निकली थी एक लोकेशन से, 15 दिन घूमना है, 4 दिन में सारा सामान खत्म हो गया अंदर का, तो जहां रुकेंगे किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे, वहीं पे जाके वो क्या करेंगे, सारा सामान भर देंगे। सो आगे जाके वो गुड्स कहीं पे भी सप्लाई हो जाए, वो जो नए अभी लोड किए हुए गुड्स है वो कहा ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस, किस स्टेट में तुमने लोड करवाया है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। सो इन केस ऑफ गुड्स, प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन ऑन द बोर्ड ऑफ कन्वेंस, बट इन केस ऑफ सर्विसेज ऑलवेज फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, क्या बोलेंगे, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बड़ा बेसिक है, मुझे एक बात बताओ खाली इतना कि जिस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है उस बैंक से सर्विसेज ले रहे हो, उस बैंक के पास तुम्हारा एड्रेस है कि नहीं है, बैंक को अपना एड्रेस मालूम है कि नहीं है, सो बैंक का खुद का एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ सप्लाई, एंड तुम्हारा केवाईसी करके रखा है, तुम्हारा अकाउंट खुलवा के रखा है, मतलब तुम्हारा भी एड्रेस नो डाउट बैंक के पास है, सो तुम्हारा वो जो एड्रेस है ना वही बैंक के लिए क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, मतलब बैंक के रिकॉर्ड में तेरा एड्रेस जो भी है। डन, बोलो सेकंड केस, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इफ द रिसिपिएंट का एड्रेस इज नॉट अवेलेबल,
मतलब मेरे को बड़ी वाहियात केस लगती है कि कैसे एक बैंक के पास अपने कस्टमर का एड्रेस नहीं, अपने रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं, बट स्टिल पॉसिबिलिटी लिख रहा है। अगर नहीं है इन केस क्या करो, बैंक का अपना लोकेशन इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। ऐसा एक और जगह पे आता है, मेरे को सुनना था, मैंने उसको स्टार भी मारा था, बोलो एक और जगह पे अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसका एड्रेस मालूम नहीं हो रहा है, तो सप्लायर बोला मेरा ही लोकेशन को क्या मान लूंगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। वैसे एक बैंक के पास आए हुए कस्टमर है एंड इन केस बैंक के पास उस कस्टमर का क्या नहीं है, एड्रेस नहीं है, तो बैंक अपना ही लोकेशन क्या बना लेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तुमको मालूम है तुम्हें डीडी बनाने का, बैंक में जा सकते हो, किसी भी बैंक में जा सकते हो जहां डीडी बना के मिलता है। देयर इज नो नीड कि तुम्हारा उस बैंक में अकाउंट हो। मिल गया एग्जांपल, बैंक में आया, डीडी बना के लिया, बैंक को पैसा दिया, बैंक ने पैसा लेके काम खत्म। एंड डीडी बना के देने के लिए जो बैंक सर्विस चार्ज लगाता है वो टैक्सेबल है। अब बैंक तेरा एड्रेस मांगना भूल गया कि हमने ये जो पैसा लिया है डीडी बना के दिया है वो सर्विस चार्ज पे जीएसटी लगाने का, लेकिन सारा फिर एड्रेस का पता, बिकॉज यू आर नॉट एग्जिस्टिंग कस्टमर ना। व्हाट, बैंक कहाँ पे है, बैंक कहाँ पे, बैंक की लोकेशन क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि मैं तुझे एक बात बता, तेरे को डीडी बनाने का है, हाँ विद्यावार में तेरा कॉलेज एडमिशन करने का, विद्यावार में डीडी बनाने का है, राजस्थान जाएगा डीडी बनाने के लिए, नियर बाय लोकेशन में जाएगा ना अपने, सो तो इसी सिटी का है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो उसी नियर बाय लोकेशन का है जिस बैंक में का आजू बाजू का है, सो बैंक वाला एड्रेस क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ। ये B2B B2C मेरे को अभी क्या बोलूं, इंश्योरेंस सर्विसेज के नाम पे बोलो ना, इंश्योरेंस सर्विसेज B2B को भी ऑफर होती है, B2C को भी होती है। मतलब एक बिजनेसमैन भी अपना फायर इंश्योरेंस निकाल के ले सकता है ना, गुड्स को इंश्योर कर सकता है, एंड वी आर एज एन कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस वो सब तो निकालते ही है ना, मेडिक्लेम वगैरह। सो इंश्योरेंस कंपनी के एंगल से बात किया है, क्या एक इंश्योरेंस कंपनी को अपना खुद का लोकेशन मालूम नहीं है क्या, मालूम है। सो बैंक कंपनी नोज द लोकेशन ऑफ सप्लाई, बट व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। B2B के केस में बोला आंसर क्या देंगे, आगे पढ़ना ही नहीं है उस बिजनेसमैन का रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस। एंड B2C के केस में क्या देगा, B2C के केस में क्या देगा, लोकेशन ऑफ दी, बोलो इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड में तुम्हारा एड्रेस होगा बैंक जैसा, वो एड्रेस बना देगा, कस्टमर एड्रेस है रिसिपिएंट का लोकेशन, बोलो ना लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ दी, जस्ट लाइक एन बैंक। इंश्योरेंस कंपनी तुमसे फॉर्म भरवा के लेगी तो तुम्हारा एड्रेस पूछेगी ना, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन भी लेगी, तो तुम्हारा एड्रेस उसको मालूम हो गया, सो तुम्हारा जो लोकेशन है आधार कार्ड पे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन पे वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ। एडवर्टीजमेंट सर्विस बहुत भारी पॉइंट, 11th वाला पॉइंट, ये ऊपर के अगेन 2 आइटम हो चुके उसकी याद दिलाएगा। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू दी गवर्नमेंट, क्या बोला है, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू दी गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग करके दे रहा हूं मैं, इसी का एडवर्टाइजिंग एजेंसी हूँ। गवर्नमेंट कौन सा एडवर्टाइजिंग कराना चाहता है, इलेक्शन के टाइम पे गाने वाने तक बना के बजाते लोग टीवी पे, नहीं आए थे क्या, आए थे। वो कांग्रेस वालों की एड थी जहाँ पे वो एक लेडी, एक महिला बहुत ही खुशी 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 आ रही है, तो दूसरी महिला को दिखाने जा रहा है, बोलती इतनी क्यों खुश है सुनीता, बोलती है वो सिलाई मशीन चालू हो गया मिलना, उसके हाथ में बॉक्स दिखा है, सिलाई मशीन बांट रहे कांग्रेस वाले, एंड वो अपने घर में जा रहे हैं, मतलब अपने घर से सिलाई मशीन का काम करे, तो ये दूसरी भी हावले की जैसी जा रही मशीन लेने के लिए। ऐसा एक छोटा सा ऐड बनाया था, एडवर्टाइजिंग होगी ना ये, एडवर्टाइजिंग। बीजेपी का तो पूछो ही मत, वो भोजपुरी एक्टर को लिया था गाना बोलने के लिए, उसका एक गाना है ना, सब्बा सब्बा मुंबई में सब्बा गुजरात में, ऐसा कुछ उसने बनाया है, जान व्हाट आई एम सेइंग। गवर्नमेंट भी ले रहा है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, एजेंसीज दे रही है। अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एडवर्टाइजिंग करेगी तो किसी एक लोकेशन पे करेगी कि पूरी इंडिया में, पूरी इंडिया में। एडवर्टीजमेंट के नाम पे समझो, एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हाईवे टू हाईवे, बड़े बड़े हाईवे जो अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट है, उधर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाएंगे, वो होर्डिंग वो प्लेस तो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का रहेगा, लेकिन उस पर बोला ये सभी एडवर्टाइजिंग बोर्ड, ये पूरे बोर्ड भर जाने चाहिए, बोलते हैं सिर्फ हमारे बैनर इलेक्शन के टाइम से भाई। अब नाउ व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस, क्या लगता है तुम, जहां जहां वो होर्डिंग लगी है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, जिस स्टेट में एडवर्टाइजिंग हो रही है वो रिस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ईच ऑफ सच स्टेट, ऐसा आता है इमोबल प्रॉपर्टी ऊपर, ईच ऑफ सच इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, वही आंसर बनेगा। ईच ऑफ सच स्टेट्स क्या लिखा, देखो ईच ऑफ स्टेट्स वेयर द एडवर्टाइजमेंट इज ब्रॉडकास्टेड, डिस्प्लेड और रन और डिसप्लेड। मैं तो वो बोर्डिंग होल्डिंग वाला बोल दिया,
टीवी चैनल पे ऐड आ रही है, तो टीवी चैनल पे होस्ट हो रही है ना, सो हर एक एरिया वाले के पास वो कौन सा केबल चैनल दिखाने का, क्या होस्टिंग करने का, उसके राइट्स होते हैं। सो बेसिकली उन्होंने वो सारे राइट्स खरीद लिए एंड सबको बोल दिया कि तुम पब्लिश करो। सो जिस जिस एरिया में, जिस जिस सिटी स्टेट्स में ये पब्लिश हो रहा है, उसके साथ तो गवर्नमेंट उसको एडवर्टाइजिंग का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। सो उस पेमेंट को एडवर्टाइजिंग एजेंसी जब बिल बनाएगा तो वो अपना सप्लायर लोकेशन जानता है एंड अपने ही लोकेशन पे उसने क्या किया, इस एडवर्टाइजिंग को ब्रॉडकास्ट किया है। सो वही उसका क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। या अदर स्टेट में भी किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का कॉन्टैक्ट है तो उसने अदर स्टेट में उसको ब्रॉडकास्ट करा है, तो वो रिस्पेक्टिव स्टेट जहां जहां ब्रॉडकास्टिंग हुई उस एडवर्टाइजमेंट की, वो क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। आ रहा है आगे, जस्ट रीड मारना है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, तुमसे पूछता हूँ पहले ये हेडिंग पढ़ के तुमको क्या लगता है किसका बात चल रहा है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मतलब, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मतलब मोबाइल का रिचार्ज, अरे बोलो, इज अ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। घर पे लगा हुआ इंटरनेट, वाईफाई, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई पता, थोड़ा पुराने जमाने में जाओ जहाँ पे मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए जीपे फोन पे के ऐप पे अपन जाते नहीं थे, अपन दुकान में जाते थे, वो एक टोकन मिलता था, 1 रुपया उसी से मांग के स्क्रैच करते थे एंड वो मोबाइल में दबाने के बाद, कॉल करने के बाद रिचार्ज हो जाता, बराबर है। व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस, वो टोकन जहां से तुमने लिया ना, वो प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे तूने अपने आप का वो बिलिंग करवाया, वो तेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। दो टाइप के कस्टमर होते हैं, प्रीपेड, पोस्टपेड। ये जो तुम रिचार्ज मार रहे हो सबके अभी ऑलमोस्ट प्रीपेड मोबाइल की बिलिंग होगी, मतलब हम पहले रिचार्ज करते, पहले पेमेंट करते, फिर 3 महीना यूज करते, यही इसी दिस इज कॉल्ड एज प्रीपेड। पोस्टपेड बोलेगा तो पहले 3 महीना यूज कर लो, 3 महीना जितना यूज किया उसके हिसाब से बिल आएगा, दैट इज पोस्टपेड। सो बिल आएगा मतलब कहीं तो ऑफिस है ना, समझो एयरटेल का तुम्हारा सिम कार्ड है पोस्टपेड वाला, सो तुम्हारे नियर बाय यहाँ कहीं तो एयरटेल का ऑफिस रहेगा, वही जाके तुम्हें कनेक्शन लिया जाएगा ना, बोला जाएगा मेरे को पोस्टपेड कार्ड चाहिए। सो एयरटेल के ऑफिस के सर्विस मिली पोस्टपेड कार्ड, फिर हर 2 महीने 3 महीने जो बिल आता है वो तू पे करता है। सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ, अपना एड्रेस उनके रिकॉर्ड में रहेगा ना, अरे जिसने वो अपनी पोस्टपेड बिलिंग करवाई है उसका खुद का एड्रेस उस एयरटेल वाले के पास रहेगा कि नहीं रहेगा, एयरटेल वाला अपनी लोकेशन जानता है, जानता है, हो गया लोकेशन ऑफ सप्लाई। वो अपना डेटा लिया है, मतलब अपना भी लोकेशन जानता है, जानता है। व्हाट इफ वो नहीं जानता है, तो ये पोस्टपेड सर्विसेज या ये लैंडलाइन सर्विसेज कहा तुम्हें दिया, ये वाईफाई वाला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं जानता है तुम्हारी एड्रेस को, नहीं जानते थे, बट उसको मालूम है ना राउटर कहाँ बिठवा के दिया तेरे को, वो केबल कहाँ पे डाल के दिया, किस घर में डाल के दिया, वो तो वो जानता ना, वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सो पढ़ते लैंग्वेज के साथ, सर्विसेज इन्वॉल्विंग फिक्स लाइन, लीज लाइन, इंटरनेट बेस्ड सर्किट्स, डिश, एंटेना, ये सब लगाना मतलब क्या लेना, ये सब लगाना मतलब क्या लेना, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का एग्जांपल दे रहे थे, दिया ना मैं भी। अब आंसर शुरू हो रहा है। पोस्टपेड मोबाइल इंटरनेट सर्विस अगर तुम ले लो, कौन सी ले रहे हो, पोस्टपेड। पोस्टपेड ले रहे हो मतलब बिलिंग होती रहेंगी ना, सो लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसीवर। एंड अगर वो नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन। अरे कितनी बार आएगा ऐसा बताओ ना, बैंक में आया, इंश्योरेंस के केस में आया, इधर वापस आया, तू अपना एड्रेस कहाँ का दिया है, मेरे रिकॉर्ड में है, एयरटेल वाला बोलेगा वो तेरा एड्रेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। व्हाट इफ तेरा एड्रेस नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बट अगर ऐसा है तो एयरटेल की गैलरी कहाँ पे है, जहां से तूने जाके वो अपना पोस्टपेड का बिलिंग करवाया है, वो सप्लायर अपनी खुद की लोकेशन को क्या बना देगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बना देगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। व्हाट इफ प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट डीटीएच सर्विसेज ले रहे हो, तो प्रीपेड मतलब पहले से पैसा देते हैं एंड 3-4 महीने के लिए सर्विसेज अवेल करते हैं। तो प्रीपेड के केस में वो जो प्रीपेड मोबाइल है, थोड़ा पुराने जमाने का मैंने एग्जांपल इसके लिए दिया था कि तुम किसी एजेंट से बोलो या किसी रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से क्या ले रहे हो, वो टोकन ले रहे हो, स्क्रैच करके रिचार्ज कर लो। अगर ऐसा वाला सीन है तो बोलता है एड्रेस ऑफ सच सेलिंग एजेंट, मतलब कहा छतरी लगाई थी जिधर से तूने टोकन लिया,
या कौन सा दुकान था जहां से तुमने वो रिचार्ज का टोकन खरीदा, वो लोकेशन ही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। डिस्ट्रीब्यूटर का लोकेशन क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। by any person to the final subscriber, location where the prepayment is issued or place of supply, place of sale of voucher। वापस वही बोल रहे हैं, वाउचर जहां पे बिके वो प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन 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 इसके जैसा पेमेंट इज बोलता है ऑनलाइन हो गया, होने देना ऑनलाइन, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाई एंड नहीं है एड्रेस तो अपना खुद का लोकेशन। इन अदर केसेस एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर एंड इफ द सेम इज नॉट अवेलेबल, बोलो अपना लोकेशन, मतलब सप्लायर खुद का लोकेशन बन जाएगा प्लेस ऑफ। कुछ रटने वाले क्या ये, अरे सिर्फ वो विजुअलाइज करो एंड चीजें खत्म हो जाती है। टोकन वाउचर किसी काउंटर पे किसी छतरी के नीचे कोई बेचा तो उससे खरीदा, प्लेस ऑफ सप्लाई इज दैट लोकेशन। किसी दुकान में जाके खरीदा, पटेल वाले के पास मिलता था, प्लेस ऑफ सप्लाई इज दैट लोकेशन का, लोकेशन ऑफ सप्लायर ओनली ना, सप्लायर अपनी दुकान से तो बेच रहा। पोस्टपेड कनेक्शन लगवाया तुमने, मतलब बिलिंग होती है, घर पे बिल आता है महीने 2 महीने का, जैसे लाइट बिल आता है, तो तेरा बिलिंग एड्रेस क्या दिया तूने, बिल कौन से एड्रेस पे आ रहा है तेरा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई। व्हाट इफ एड्रेस इज नॉट देयर इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर अपनी खुद की लोकेशन ले लेगा। अरे बोलो, एंड टू हैंड सर्विसेज लेने आता है अपनी दुकान पे तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई है जहाँ पे वो सर्विसेज हो रही है, जहाँ पे सर्विसेज दी जा रही है। ओके आगे, if the least circuit is installed in the more than one state, each of such state आ गया, स्टेट हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई का आंसर इज ईच ऑफ सच स्टेट ही लिखा हुआ है। प्रोपोर्शनेट कैसे करने का बता रहे, छोड़ दे, क्वेश्चन से तुमको आ जाएगा। ये देखो, फॉर द रेस्ट ऑफ द सर्विसेज other than those specified above by default provision prescribed as under, डिफॉल्ट प्रोविजन सीखने जा रहे हैं फॉर द सर्विसेज अदर देन 12 स्पेसिफाइड सर्विसेज। ऊपर जो 12 सर्विसेज हमने पढ़ी वो छोड़ के बाकी कुछ भी आता है। B2B का केस है, बोलो तुम समझ चुके हो। B2B की केस है तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, एंड B2C का केस है तो बोलो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, एंड एड्रेस नहीं अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ द सप्लाई। ये बीच में इतना क्या छोड़ा, तो ऊपर देखो ना बोल रहे थे प्लेस ऑफ सप्लाई के टाइम पे प्रोपोर्शनेट करो, ईच ऑफ सच स्टेट है तो प्रोपोर्शनेट करो। तो कैसे प्रोपोर्शनेट किया जाएगा, कॉमन सेंस है, ये सब पढ़ाऊंगा तो तुम पागल हो जाएंगे, जितना आया ऊपर का भूल जाओगे। प्रोपोर्शनेट करने के लिए कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, वो पढ़ के तुम्हें अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्वेश्चन लेके बता